गुड इवनिंग बच्चों। तो आज से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। पहला दिन आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। एग्ज़ाम अपना बहुत अच्छे तरीके से दीजिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है कोई भी चीज़ को लेके। आप जितना पढ़ें, आपको जितना पढ़ाया गया है वो बोर्ड से कहीं ऊपर तक पढ़ाया गया है ना। तो आपको इस चीज़ पे पहले ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है। हाँ, लेकिन उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हम आप लोग के लिए आज लेके आए हैं, जो आप बोर्ड में, जो परसों आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है, कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से मैथ्स का एग्ज़ाम दीजिए कल। और मैथ्स का एग्ज़ाम देने के बाद आप आइए तो कम से कम जो डेरिवेशंस आपके फिजिक्स में, आप जानते हैं कि फिजिक्स में डेरिवेशंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रह रहा है लगातार, है ना। एग्ज़ाम में 5-5-5 करके नंबर से आपका वो आता है, 5-5 नंबर में। तो डेरिवेशंस को आपको इम्पोर्टेंस देना है। तो उसी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन में से कुछ डेरिवेशंस हम आप लोग के लिए सेलेक्ट करके लाए, जो अगर आप कल जाएँ एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम देने से पहले, देने जाने से पहले आपको कम से कम इन 15 जो डेरिवेशन यहाँ लिखा गया है, इस 15 डेरिवेशन को आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये बोर्ड के वो डेरिवेशन है जो लगातार बोर्ड में आ रहे हैं, है ना। तो इस डेरिवेशन को आपको एक्स्ट्रा ध्यान से, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इसको आपको पहले क्लियर करना है ना। जिसमें सबसे पहला नंबर पे आता है डेरिवेशन से क्या, वो प्रिज्म फॉर्मूला। जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म करके एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक से एक आपका डेरिवेशन आता है प्रिज्म फॉर्मूला का। वो प्रिज्म फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और साइन ए बाई 2। तो आपको ये डेरिवेशंस क्लियर कर लेना है कि प्रिज्म फॉर्मूला का जो डेरिवेशंस है, उस डेरिवेशंस को आपको एकदम क्लियर कर लेना है। बहुत बढ़िया तरीके से बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। जब अगर परसों आप एग्जाम देने जाएं तो उस एग्जाम देने से पहले आपको ये डेरिवेशंस, जो रे ऑप्टिक्स का एक आता है प्रिज्म फॉर्मूला का, ये डेरिवेशंस आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। दूसरा नंबर पे आता है कर्व सरफेस फॉर्मूला। ये भी अगेन आपका, जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो रे ऑप्टिक्स में जब रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस की एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो बेंड करता है, आपको पता है ना। उसी से रिलेटेड एक डेरिवेशन आपका आता है आपका कर्व सरफेस फॉर्मूला का, कि अगर कर्व सरफेस से ट्रांसपेरेंट सरफेस, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, तो वहाँ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला एक आता है, कर्व सरफेस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इस डेरिवेशन को आपको एकदम सटीक बढ़िया तरीके से देख लेना आपको एग्जाम देने जाने से पहले। तीसरा नंबर पे आता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला क्या, कि जब आप अलग अलग सरफेस, मान लीजिए लेंस रहता था, लेंस का दो सरफेस, एक जब हम लोग लेंस लेते थे तो इधर का रेडियस इधर का रेडियस दोनों सरफेस का हम बराबर लेते थे। तो वैसे अगर हमें लेंस बनाना है अलग अलग मीडियम से या अलग अलग तरह के रेडियस वाले सरफेस से, तो उसको लेंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसका नाम होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसे आप लेंस मेकर फॉर्मूला को भी देख लेना है। तो हमने 3 डेरिवेशंस देखा, जिसमें पहला था रे ऑप्टिक्स का, दूसरा भी था आपका रे ऑप्टिक्स का, तीसरा भी आपका किससे, रे ऑप्टिक्स। तो आप देख रहे हैं रे ऑप्टिक्स से जो भी डेरिवेशंस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से देखिए ये 3 हम इंपॉर्टेंट तो आपको बताए हैं, और इसमें एक दो और है अभी आगे। और इस सबसे हट के आपको एक लेंस फॉर्मूला जो 1/v - 1/u = 1/f, वो अगर है किए हुए आप तो वो बहुत बढ़िया। फिर उसी में आता है एक मिरर फॉर्मूला। तो ये चीज सब बिना कहे हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि इस सब के बारे में बताना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक। बाकी इसके बाद आता है ये एक चौथा नंबर पे जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है ओम्स लॉ का। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो ओम्स लॉ पढ़े होंगे, क्लास 10 में भी आपको पढ़ाया जाता है V = IR। वैसे 12th में भी आपको ओम्स लॉ पढ़ाया जाता है। ओम्स लॉ का तो एक ये फॉर्म है V = IR। एक और फॉर्म होता है जिसको आप माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं, जहां पे रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ρ = ml/ne² टाउ करके आप कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो वो फॉर्मूला आपको ओम्स लॉ का है, ये फॉर्मूला V = IR भी आपको देख लेना है, और जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला था लेंस ओम्स लॉ का, वो भी आपको देख लेना है। इसके बाद है क्या, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ्स लॉ जब भी आया है ना एग्जाम में, तो वो अपने साथ ट्रांसफार्मर को लेके आया। किरचॉफ्स का 2 लॉ था, KCL और KVL। आपको KCL भी कंप्लीट कर लेना है, KVL भी कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद जो आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, कि जब नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में बराबर हो जाते हैं, 100% एफिशिएंसी होता है, जिसको आप बोलते थे आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आपको ट्रांसफार्मर का जो ये किरचॉफ्स लॉ तो आपको देखना ही है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर
को भी आपको देख करके जाना है एग्जाम से पहले। तो ये दोनों था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आगे अगेन है आपका क्या, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का आ गया आपका। इलेक्ट्रोस्टैट में आप जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आप गॉस लॉ पढ़ते हैं, क्लोज सरफेस से कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन एक दो ऑब्जेक्टिव इस पे एकदम देख लीजिएगा कि कोई गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर जब आप डाइपोल रखते हैं तो नेट फ्लक्स उससे कितना पास करेगा, है ना। तो आपको डाइपोल वाला क्वेश्चन आ सकता है, चार्ज भी कुछ रखा रहेगा क्लोज सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, फिर फ्लक्स के बारे में पूछा जाएगा कि इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना है ना। तो आपका अगला डेरिवेशन है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, जो EDA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते थे, ये डेरिवेशन है ना। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से इस डेरिवेशन को। आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपको ऐसा आ सकता है कि करंट का डेरिवेशन हम लोग किए थे I बराबर NEAVD, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का रिलेशन होता है I बराबर NEAVD, है ना। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन जो है करंट का वो। और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखते थे E/m × टाउ, ये हो गया। और मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले तो इस सब का रिलेटेड देख लेना, बट उस सब में ज्यादा इंपोर्टेंस आपको देखना क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बराबर NEAVD और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एप्लीकेशन, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम अप्लाई कहां कहां करते हैं, कहां कहां इसका एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/D, पढ़े होंगे आप। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट है, इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस d एरिया कुछ है ना। तो यहाँ पे आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ाया जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर इसी में मीडियम आ जाता है कि मीडियम जब इंसर्ट किए तब कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये दो चार फॉर्मूला, ये जो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था ये देख लीजिएगा एक बार, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, कुल 8 डेरिवेशन हम लोग देख लिए, जिसमें 3 था आपका रे ऑप्टिक्स का। फिर इसके बाद ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैट, ये भी था इलेक्ट्रोस्टैट, ये था अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये था आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर इसके बाद इधर है इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड, पोटेंशियल एंड टॉर्क। तो इलेक्ट्रोस्टैट में ही जब हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है Q × 2L। फिर उसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं कि इस डाइपोल के कारण एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इक्वाटोरियल पे कितना है, एक्सियल पे पोटेंशियल कितना है, इक्वाटोरियल पे पोटेंशियल कितना, तो ये पढ़ते थे, है ना। तो फील्ड आप देख लीजिएगा, टॉर्क पोटेंशियल देख लीजिएगा, और टॉर्क में आप पढ़ते थे P sin थीटा। तो ये 3 चीज इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल से ये हो गया। हाँ, फिर अब ये है इक्वल टू माइनस में dV/dx। ओवरऑल इसमें आपको ये बोला जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे आपको पता है पोटेंशियल घटता है, तो उसके बीच एक रिलेशंस आता है ना, कि कितना दूरी जाने पे कितना घटता है ना। तो आपको पता है कि 1 मीटर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना वैल्यू होगा उतना घटेगा पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक रिलेशन आता है E बराबर माइनस में dV/dx, इसको देख लीजिएगा। आगे अर्थ मैग्नेटिज्म, जब आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। फिर इसी में आता है एंगल ऑफ डेप्थ एंड डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल मैग्नेट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये सब के बारे में आप इसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड के लिए। फिर इधर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रे ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट, जैसे इधर हम लोग 2-3 टॉपिक देखे, वैसे ही टेलीस्कोप्स के बारे में आप पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में ही, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप में आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो सबको नहीं देखना है अभी आपको, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स को देख लीजिएगा। फिर ये था क्यूरीज लॉ और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वेरीज 1/T का इक्वल टू C/T जो आप पढ़ते थे। तो क्यूरीज लॉ के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये अगेन आप ये मैग्नेटिज्म मैटर में ही पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म और मैटर में, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिज्म मैटर का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, जिसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस सब्सटेंस सब के बारे में आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर लास्ट में इतना चीज तो हम कर ही लिए है ना, और एक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को। डेफिनेशन आपको 2 नंबर में, ये 2 नंबर के हिसाब से हम बता रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एक खाली रखे हैं और आप बता सकते हैं, कोई अगर गेस कर सकते हैं तो गेस कीजिए कि हम 15वां नंबर डेरिवेशन, ये आपका डेरिवेशन पार्ट नहीं है, ये हम डायरेक्ट बोले आपको 2 नंबर में आ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, फ्लक्स मिनिमम कब होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ना, तो ये सब आ सकता है यहाँ से। और ये जो 16 नंबर वाला है इसमें आप बताइए क्या होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये है आपका EMW चैप्टर से, और वो है LCR सर्किट। LCR सर्किट, तो LCR सर्किट में हम लोग इम्पीडेंस कैलकुलेट करते थे, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते थे और पावर फैक्टर कैलकुलेट करते थे, है ना। तो यहाँ पे हम LCR सर्किट का बता रहे हैं आपको, ये डेरिवेशंस देख लेना है। ओवरऑल जो BSEB में जो आपका परसों एग्जाम होना है, उस एग्जाम के लिए हम लोग इतना डेरिवेशंस हाईलाइट करके आपके लिए सेलेक्ट करके लाए। बाकी डेरिवेशंस आप किए होंगे, बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस बहुत ज़रूरी है, करिए आप, इतना दिन पढ़े हैं, वो मेहनत आप किए हैं तो आप किए होंगे इतना तैयारी, बट उस तैयारी में से हम कुछ आपके लिए लाए थे सेलेक्ट करके जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बच्चे, ये खासकर हम उन बच्चों के लिए लाए हैं जो बच्चे लगातार फिजिक्स से डरते हैं, तो बाबू डरो नहीं यार, फिजिक्स उतना टफ नहीं जितना तुम्हें दिखता है। हाँ, अब नहीं पढ़े हैं इतना दिन तो टफ तो लगेगा, लाजमी है ये। तो इस सब से बचने के लिए आपके लिए हम कुछ 15-16 डेरिवेशंस लाए हैं। इस डेरिवेशन में से कम आपका 2 डेरिवेशन ज़रूर मिलेगा, कम से कम ये बता रहे हैं, और ऐसा होगा कि मैक्सिमम पूरा आ जाए आपका, है ना। तो आपको बनाना तो 3 ही है वहाँ, तो 2 डेरिवेशन से आ गया और एक मान लीजिए 5 नंबर वाला कोई थ्योरी आ गया, कोई लैंग्वेज, तो आप वहाँ से कर लेंगे इसमें। बट मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने हैं इसमें से। ये उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे लगातार फिजिक्स से डरे हैं। अविनाश सर बहुत कोशिश की आपको समझाने का, सिखाने का, बुझाने का कि फिजिक्स बाबू उतना टफ नहीं है जितना समझते हैं, बट कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए वहाँ कैरी, उस चीज़ को नहीं झेल पाए, तो अभी भी आपके पास परसों है आपका एग्जाम, कल आपको इतने डेरिवेशंस को कर लेना है। और अगर आपका कल का पेपर एक्स्ट्रा वाला पेपर है तो आप उसको फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए। बाकी अगर परसों आपका फिजिक्स मेन सब्जेक्ट है, होगा ही मेन सब्जेक्ट, आप मैथ से हो या बायो से, तो आपको ये क्वेश्चंस, ये डेरिवेशंस अभी से करने लगने, अगर आपका पेपर कल का एक्स्ट्रा का है तब, ठीक। बाकी एग्जाम दे के आइए आप लोग, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, है ना। और एग्जाम देने के बाद ज़रूर आइएगा और इस कमेंट सेक्शन में बता जाइएगा कि क्या डेरिवेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट थे या नहीं, डेरिवेशंस यहाँ से आए हैं या नहीं, या जो अविनाश सर गेस क्वेश्चंस आपको दिए हैं सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में, उससे क्वेश्चंस आए हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। आपका अविनाश सर इंतजार करते रहेंगे आपके इसी चैनल पे, छोटे से चैनल, प्यारे से चैनल, और आपके प्यारे से सर अविनाश सर आपका इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले एपिसोड्स में, अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद।